नमस्कार, स्वागत है आपका आज की एक नई क्लास में। आज हम बात करेंगे आकाशगंगा एवं इनकी उत्पत्ति के बारे में। इससे पहले हम एक क्लास पूरी कर चुके हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। आकाशगंगा को अगर आपको समझना है तो आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मेरी पिछली क्लास है, उसको आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल दाऊद कपिल सर पर। ठीक है, तो अगर आप आकाशगंगा को एक विज्ञान के रूप में अगर समझना चाहते हैं तो उसका विज्ञान छिपा है बिग बैंग सिद्धांत में। तो वो बिग बैंग सिद्धांत में पिछली वाली क्लास में एक अच्छे टॉपिक की तरीके से मैं उसको कवर कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको आकाशगंगा समझनी है तो आपको बिग बैंग थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। इससे पहले हमने देखा बिग बैंग थ्योरी में कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उसमें हमने देखा कि एक सिंगुलर पॉइंट था जिसपे अनंत गुरुत्वाकर्षण के कारण एक महाविस्फोट होता है। उस विस्फोट के कारण क्या होता है, धूल के बादल बनते हैं। उस धूल के बादलों में गैसों का निर्माण होता है, जिसमें जो पहली गैस है वो है हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन के निर्माण से क्या होता है, नए बादल बनते हैं और नए बादलों से क्या होता है, निहारिका का जन्म होता है। उसी निहारिका से तारों का निर्माण होता है। तो हमने एक चीज और देखी, उस गुरुत्वाकर्षण से जो विस्फोट हुआ था उससे हमको कई चीजों का प्राप्ति होती है, जैसे कि हमें मौलिक जो तत्व थे उनका निर्माण भी होता है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन चीजों के निर्माण के बाद हमने देखा कि हमें समय भी मिलता है। जो समय की उत्पत्ति है वो बिग बैंग सिद्धांत के कारण ही है, क्योंकि अगर वो सिद्धांत नहीं होता, यानी कि अगर वो विस्फोट नहीं होता तो ब्रह्मांड भी नहीं होता, और ब्रह्मांड नहीं होता तो समय भी नहीं होता। तो समय की उत्पत्ति हमको मिलती है। जब समय की उत्पत्ति मिलती है तो उस ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में भी हमें पता पड़ता है, और निरंतर वह ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। इसके साक्ष्य कई वैज्ञानिकों ने और खगोल शास्त्रियों ने हमें प्रमाण के रूप में दिए। तो आगे हम बात करेंगे आकाशगंगा एवं इनकी उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो आज का नया टॉपिक है वो है आकाशगंगा। आकाशगंगा एवं इनकी उत्पत्ति। आकाशगंगा एवं इनकी उत्पत्ति के बारे में तो हम जब इसको पढ़ते हैं तो इससे पहले हमको बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पता होना चाहिए। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक आकृति बना लेते हैं। ठीक है, तो वो आकाशगंगा किस तरीके से दिखती है, इस तरीके से दिखती है। देखा जाए तो इस तरीके से, और इसमें क्या है, तारे हैं। तारे क्या हैं, तारे हैं। तो टॉपिक है हमारा आकाशगंगा। क्या है आकाशगंगा, उसके बारे में देखिए। तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तारों का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है, निहारिका किससे, और निहारिका का निर्माण किससे हुआ है, हाइड्रोजन के बादलों से और धूल कणों से। और हाइड्रोजन का विस्तार निर्माण किससे हुआ, उस विस्फोट के कारण जो बिग बैंग द्वारा हुआ, जिसे महाविस्फोट कहा गया। अब बात करते हैं कि ये निर्माण इसका कैसे हुआ। निर्माण कैसे हुआ, हाइड्रोजन से
बने विशाल बादलों के संचलन से। हाइड्रोजन के बादल बने, भाई विस्फोट होगा तो वो क्या होगा, एक समय तक विस्फोट होगा। विस्फोट होने के बाद क्या होगा, धूल के बादल बनेंगे। जब धूल के बादल बनेंगे तो वो एक बार बिखर तो जाएंगे, फिर बाद में उनका क्या होने लग जाएगा, संचयन होने लग जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस के से बने बादलों के संचयन, हाइड्रोजन गैस से बने बादलों के संचयन से जो निर्माण हुआ उसको बोला गया निहारिका। क्या बोला गया, निहारिका। इसको नेबुला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेबुला बोला जाता है। ठीक है, जिसे नेबुला भी बोला जाता है। ठीक है, निहारिका तो बन गई। निहारिका क्या है, बनने के बाद क्या है, ये एक बादलों का समूह है। क्या है, बादलों का समूह है। अब बादलों का समूह क्या है, इसका जब आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, ये गैसीय पिंड में परिवर्तित होंगे। अब नेक्स्ट क्या है, निहारिका के बादलों का आकार बढ़ा। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, इस कारण यह गैसीय पिंड में परिवर्तित या गैसीय समूह में परिवर्तित हो गई या बदल गई। ठीक है, अब जैसे ये गैसीय पिंड में बदले, उनसे क्या बना, तारों का निर्माण हुआ। भाई तारों का निर्माण हुआ। देखो पहले क्या था, हाइड्रोजन गैस से बने बादलों का क्या हुआ, संचयन हुआ। संचयन क्या कहलाया, निहारिका कहलाया। जो क्या थे, बादलों का समूह थे। निहारिका के बादलों का आकार बढ़ा, निहारिका के बादलों का आकार बढ़ा, इस कारण यह गैसीय पिंड में बदल गए और तारों का निर्माण हुआ। क्या हुआ, तारों का निर्माण हुआ। अगर इसको एक फ्लो चार्ट की तरह समझे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये समझ लो कि इस फ्लो चार्ट में ही आकाशगंगा के निर्माण की पूरी कहानी आ जाएगी। ठीक है, तो क्या था भाई, ये थे हाइड्रोजन के बादल, हाइड्रोजन के बादल। क्योंकि क्या है कि अगर आप किसी चीज को एक फ्लो में पढ़ते हो तो वो क्या हो जाती है, दिमाग में छप जाती है। अगर उसको वैसे ही लोगे तो नहीं छपती, तो फिर वो समझ में नहीं आएगी। थ्योरी के रूप में तो वो किताब में दिया ही है, मगर ये क्या है कि चाहे आप कोई सी भी किताब ले लीजिए, पल्लड़ ले लीजिए, बड़वाल, महेश बड़वाल है वो पढ़ लीजिए, या कोई और किताब माजिद हुसैन पढ़ लीजिए, तो उसमें क्या है, एक सीरीज वाइज दिया है। सीरीज कैसे दिया कि एक लाइन वाइज दिया है, तो वो रटने का मामला तो है नहीं, मगर ये मैं जो समझा रहा हूँ इसको तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। किताब आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, मैं ये किताब की नहीं मना करता, किताब आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, मगर समझने के लिए आपको एक तरीका चाहिए। क्योंकि जो तरीका अगर आप उसको साइंटिफिक तरीके से अगर देखेंगे, ना कि एक सब्जेक्ट के तौर पे, तभी वो समझ में आएगा। तो हाइड्रोजन गैस के बादल थे, यानी कि गैसें थी, इनका हो गया क्या, संचयन हो गया। क्या हो गया, संचयन। हाइड्रोजन क्या हुए, इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद वो क्या है, एक रूप ले लिया उन्होंने, जिसको बोले निहारिका। ठीक है, ये बादल बहुत विशाल थे भाई, ये ध्यान रखना, बहुत विशाल बादल थे। ठीक है, विशाल बादलों ने क्या किया, बहुत
बड़ा रूप लिया और जिसको बोला गया क्या, निहारिका। अब क्या होता है, आकार में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि पहले मैं बता चुका, आकार में बढ़ोतरी हो रही है किसमें, निहारिका में। आकार में हुई बढ़ोतरी, आकार में बढ़ोतरी होने के बाद फिर क्या हो रहा है, आकार में बढ़ोतरी होने के बाद गैसों के समूह, गैसों के समूह, ठीक है, यानी पिंड, गैसों के समूह बने। इसके बाद जो घटना होती है वो होती है तारों का निर्माण, यानी इसको ऐसे करें, तारों का, इन्हीं से तारों का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, तारों का निर्माण हो रहा है। इस पूरे लाइन में आकाशगंगा की निर्माण की पूरी कहानी है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के बादल थे, गैस के जो बहुत विशाल थे, उनका संचयन हो जाता है, निहारिका कहे जाते हैं। निहारिका का क्या होता है, आकार में बढ़ोतरी होती है और गैसों के समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। इनसे क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। अच्छा, एक चीज और है, जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, हाइड्रोजन परमाणु आकाशगंगा निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों, क्योंकि पहली जो गैस थी, जो क्या बोलते हैं उसको, पहली जो गैस थी, जब विस्फोट हुआ, किसका किसका विस्फोट हुआ, बिग बैंग का, तो उसके बाद क्या हुआ, जो गैस थी वो हाइड्रोजन थी, तो सबसे बड़ा योगदान किसका हुआ, हाइड्रोजन का ही होगा। तो आकाशगंगा का जो निर्माण है वो क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं से ही है, ठीक है। आकाशगंगा में तारों के निर्माण में, किसमें, तारों के निर्माण में आवश्यक मूल तत्व है, आवश्यक मूल तत्व है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर आकाशगंगा के तारों में कोई तत्व पाया जाएगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। जिस आकाशगंगा में हमारा सौर मंडल है उसके बारे में भी तो पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपका लिखे थोड़ा तो समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी, जिसको इसको ऐसे लिख दो। तो ये इसका जो आकार है वो कैसा है, सर्कल है, सर्कल है यानी स्पाइरल, ठीक है। इस पे एक आकृति हमको दिखती है मिल्की वे। कौन सी, मिल्की वे, जो रात के समय दिखाई देती है, रात के समय मिल्की वे दिखाई देती है, ठीक है, रात के समय दिखाई देती है। अच्छा, इसके पास ही एक और क्या है, आकृति है, कौन सी, आकाशगंगा की, जिसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है, एंड्रोमेडा। एक हमारी आकाशगंगा के पास में ही एक दूसरी आकाशगंगा है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, जो आकाशगंगा होती है ना उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, बल्ज। कौन सा होता है, बल्ज होता है, यानी कि सेंटर पॉइंट क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो आपको भुजाएं दिख रही है उनको घूर्णनशील भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घूर्णनशील भुजा, घूर्णनशील भुजाएं, ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजाएं, ये सब क्या है, घूर्णनशील भुजाएं, जो इसको एक आकृति प्रदान करती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि
इसके जो हमारी मंदाकिनी है इसके पास एक और आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 1,00,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अब भैया ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? क्या होता है भाई प्रकाश वर्ष? प्रकाश वर्ष दूरी माप की एक इकाई है। दूरी माप की इकाई है। अच्छा ये करती क्या है भाई? प्रकाश की तीव्रता की माप करती है। प्रकाश की तीव्रता, ये क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। प्रकाश की तीव्रता की माप करती है कौन? एक प्रकाश वर्ष। ये सिर्फ प्रकाश वर्ष की बात हो रही है ना। तो एक प्रकाश वर्ष में बात करेंगे, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? कितने किलोमीटर होते हैं? तो वो होते हैं 9.41 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। कितने होते हैं? 9.41461 कर लो इसको, 61 41 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 9.461 10⁻12 किलोमीटर है एक प्रकाश वर्ष में। ठीक है, ये क्या है? दूरी माप की इकाई है। और प्रकाश की तीव्रता क्या है? प्रकाश की तीव्रता मापती है। हाँ ठीक है। तो और क्या है ये क्या है? एक वर्ष में जितना प्रकाश चलेगा वो प्रकाश वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक वर्ष में जितना प्रकाश चलेगा वो प्रकाश वर्ष कहलाएगा। यानी एक वर्ष में निर्वात में तय करता है। जैसे प्रकाश जो है एक वर्ष में निर्वात में तय दूरी है। ठीक है, एक वर्ष में निर्वात में तय क्या है? दूरी है। अब क्या है कि ये जो दूरी है वो छोटी मोटी तो दूरी है नहीं। ये काम किसके आती है? ये खगोलीय पिंडों की दूरी मापने के काम आती है। खगोलीय पिंडों की दूरी माप की इकाई है। खगोलीय पिंडों की दूरी माप की इकाई है। खगोलीय पिंड क्या है? जैसे ग्रह से ग्रह की दूरी, ग्रह से ग्रह या ग्रह से कोई अन्य दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, उसको किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, इससे आगे और भी टॉपिक हैं जो हम बात करेंगे। इसको भी रख कर देते हैं। मैं समझता हूँ तो आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ वो शायद ही किसी यूट्यूब पे सीरीज वाइज देखे हैं, और जब वो कराते भी है तो सीरीज वाइज नहीं कराते। मैं किसी का वो नहीं करता, मगर ये है कि क्योंकि गूगल और भी लोग पढ़ा रहे हैं, मगर ये जो तरीका है मैं समझता हूँ बहुत काम आने वाला तरीका है। जो मैं जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये टू द पॉइंट वाला है, और फालतू का मटेरियल, जैसे कि होता क्या है कि हमको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, हमें ये पता हो ना हो कि क्या पढ़ना है, मगर ये जरूर पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमेशा इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं कि हम वो चीज पढ़ लेते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है, जो एग्जाम से रिलेटेड है ही नहीं। क्योंकि हम अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो
हम वहां से हट जाएंगे और फिर हमें पता पड़ेगा जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जब तक हमारे सामने कोई कहानी समझ में आती है, जब तक क्या हो चुका होता है, बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे एक नए टॉपिक की। वो टॉपिक है, अच्छा, आकाशगंगा हम देखते हैं। ठीक है, आकाश गंगाओं का एक समूह होता है भाई। अगर उसको और देखें, जैसे हम ऊपर गूगल मैप देखते हैं, तो गूगल मैप में हम अपना घर देखते हैं, फिर गली देखते हैं, फिर गली से फिर क्या करते हैं, ऊपर सड़क पे पहुंचते हैं, सड़क से फिर हम और हाईवे वगैरह पे, फिर अपनी सिटी से बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से स्टेट, कंट्री, फिर पूरी पृथ्वी, तो इस तरीके से देखते हैं ना। तो इस तरीके से अगर हम पूरे ब्रह्मांड को देखें तो हम आकाश गंगाओं के एक समूह को भी देख सकेंगे। आकाश गंगाओं के समूह या श्रृंखला को क्या कहा जाता है पता है? उसको बोला जाता है सुपर क्लस्टर, क्योंकि ये एक आकृतियां होती हैं सुपर क्लस्टर। अभी अब तक सुपर क्लस्टर, एक सुपर क्लस्टर का नाम है सरस्वती सुपर क्लस्टर। सरस्वती सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में अब तक की बृहद संरचनाओं में से एक है। कौन? सरस्वती सुपर क्लस्टर। क्यों? क्योंकि इसको जो है एक अलग ही संरचना के रूप में पाया गया है। ठीक है, ब्रह्मांड की बृहद संरचनाओं में से एक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो वो बात आती है प्रोक्सिमा सेंचुरी की। किसकी? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये सब आकृतियां हैं जो हमारे खगोलीय शास्त्रों द्वारा देखी गई है। ठीक है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? सूर्य के निकटतम क्या है? तारा है। सूर्य के निकटतम तारा है। ठीक है, सूर्य के निकटतम क्या है? ये तारा है। ठीक है, सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, एक नया है प्लेनिमस। क्या नाम है उसका? प्लेनिमस। नया तो नहीं है, आपके लिए नया है। प्लेनिमस भी एक आकृति, सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का क्या है? ये समूह है। सौर मंडल से बाहर, जैसे हमारा सौर मंडल है, तो उससे बाहर एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। ठीक है, जुड़वा पिंडों का एक समूह है सौर मंडल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का समूह। क्या प्लेनिमस।
जुड़वा पिंड कैसे, जैसे कि ये दो पिंड हैं जो हमें आकाश से दिखते हैं। जब हम इनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो दोनों चिपके हुए हैं, मगर इनके बीच में भी कई लाख प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। क्यों? क्योंकि ये हम इसको क्या कर रहे हैं, बहुत दूर से देख रहे हैं, इसलिए ये हमको कैसे दिखते हैं, जुड़वा पिंड से होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जुड़वा है ना। तो नेक्स्ट है साइरस या डॉग स्टार। क्या है साइरस या डॉग स्टार? या डॉग स्टार, ये क्या है भाई, इसके बारे में भी जानते हैं। तो साइरस और डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, ये एक आकृति है ये जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान है इसका भाई, सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान, सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला क्या है, ये तारा है। एक आकृति है, ठीक है, पृथ्वी से कितना 9 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, और सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला तारा है। तो 2 गुना अगर इसका द्रव्यमान होगा तो ये सूर्य की तरह ही दिखेगा और चमकीला भी होगा। सूर्य से अधिक चमकीला है, कितना अधिक चमकीला है, सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला, अधिक चमकीला। और रात्रि में क्या है कि ये सर्वाधिक चमकीला दिखाई देने वाला तारा है। किसमें? रात्रि में, क्योंकि ये क्या है, सूर्य से 20 गुना है तो वो दूर है, तो इसी वजह से वो क्या है, इतना तेज नहीं चमकता जैसे कि सूर्य से, क्योंकि 9 प्रकाश वर्ष दूर है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक, आप इसके नोट्स बनाते चलिए भाई, क्योंकि अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आपके दिमाग में ये चीज सेव होगी। चमकीला तारा, ये नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्या ये सेव नहीं होगी, है ना। ये सब चीजें क्या है कि अगर आप इन चीजों पर नहीं ध्यान देते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक और है ओरियन नेबुला, उसके बाद में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि वो क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, फिर वहाँ पे क्या कंफ्यूजन पैदा होता है, इधर से आया कहाँ से आया, क्योंकि सवाल तो कहीं से भी बनते हैं मगर बनते सिलेबस में से ही है और कहीं से भी बनते हैं। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं तो आपको कोई भी मार्क नहीं दे सकता, बशर्ते आपको क्या है, सिलेबस पूरा आना चाहिए। क्या? सिलेबस पूरा आना चाहिए। ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला। तो ओरियन नेबुला क्या है, सबसे शीतल यानी ठंडा, सबसे शीतल यानी किसका, हमारी आकाशगंगा का, हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल, ये क्वेश्चन आ सकता है, शीतल एवं चमकीला तारा। और ये नेबुला का चमकीला तारों का समूह है, चमकीले तारों का समूह, चमकीले तारों का समूह।
हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, एडविन पी हब्बल, इनके बारे में हमने पढ़ा था पहले, मगर थोड़ा एक टॉपिक है इनके बारे में। तो ये क्या कह रहे हैं मालूम? ये कह रहे हैं 10 प्रकाश में, 10 पथ में आने वाले ब्रह्मांड, 10 पथ में आने वाले ब्रह्मांड का जो व्यास है, 10 पथ में आने वाले ब्रह्मांड का जो व्यास है वो कितना है? 10 पथ में आने वाले ब्रह्मांड का, ये क्या हो रहा है भाई, 10 पथ में ये 10 पथ में 250 व्यास कितना है? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। और इनमें, इसी ब्रह्मांड में और इसमें हमारी आकाश गंगा की भांति लाखों आकाश गंगा है, लाखों आकाश गंगा है। तो आकाश गंगा में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो कैसे हाइड्रोजन गैस से बादलों का संचयन हुआ, फिर उसके बाद उसे निहारिका बोला गया, निहारिका का आकार बढ़ा, आकार बढ़ने के बाद क्या होता है, गैसों का समूह में वो परिवर्तित हुए। गैसों के समूह में परिवर्तित होने के बाद क्या हुआ, तारों का निर्माण हुआ। तारों के निर्माण के बाद जो टॉपिक आएगा वो सौरमंडल और ग्रहों के बारे में आएगा। उससे पहले हम तारों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने बिग बैंग से लेके तारों के निर्माण तक हमने देखा कि किस तरीके से तारों का निर्माण हुआ और आकाशगंगा का कैसे निर्माण हुआ। फिर हमने मंदाकिनी के बारे में जाना। फिर उसके नजदीक जो आकाशगंगा है वो, उसका नाम है एंड्रोमेडा, जो 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर है हमारी गैलेक्सी से, यानी आकाशगंगा से। अब इसके बाद हमने देखा प्रकाश वर्ष की यूनिट किस किस काम में आती है, किस तरीके से वो कितने किलोमीटर है, ये भी हमने समझा। साइरस एवं डॉग स्टार के बारे में भी जाना, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ओरियन नेबुला और आपका ये प्लेनेमस और एडविन हब्बल की जो विचारधारा है उनके बारे में भी जाना। आकाशगंगा में बस इतना ही है, मगर इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं में से ही बनते हैं। वो किस तरीके से है, जैसे मान के चलिए अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो इतना सफिशिएंट है, अगर आप आकाशगंगा के बारे में इतना लिखेंगे इतना सफिशिएंट है। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से बिग बैंग थ्योरी से लेकर आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ और आकाशगंगाओं में हाइड्रोजन के गैस कैसे निहारिका में बदली और आकार में बढ़ोतरी होने के बाद गैसों का निर्माण हुआ। आगे जो टॉपिक रहेगा वो तारों की उत्पत्ति के बारे में रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।